हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। तो हेडफोन लगा लीजिए और बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम विकास है। मैं एक इंजीनियर हूँ, या फिर यूं कहे कि एक नाकारा इंजीनियर हूँ। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मेरे पास कोई जॉब नहीं है। 2 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग की है और तब से लेकर आज तक मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली। मैंने अब फैसला कर लिया है मरने का, जिसकी एक वजह मेरा प्यार, जिसका नाम सोनिया है। क्योंकि उसके पापा जी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और शहर में कई सारे ग्रोसरी स्टोर भी हैं उनकी कंपनी के, तो मैं सीधे चला गया सोनिया का हाथ मांगने के लिए। और मैंने जाकर कहा, सर, मैं और सोनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। हम चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, मगर हमने आपकी इज्जत की खातिर ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि सोनिया का हाथ आप खुशी खुशी मेरे हाथ में देने का कष्ट करें। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम आदमी तो मजेदार हो, मुझे पसंद भी आए। सोनिया की शादी मैं तुमसे कर दूं, मगर तुम कमाते कितना हो? मैंने कहा, सर, मैं इंजीनियर हूं। वो बोले, वो तो ठीक है, पर तुम पैसे कितने कमाते हो? ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और थोड़े हल्के शब्दों में कहा, सर, मुझे अभी कोई जॉब नहीं मिली, मगर मैं जल्द ही कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने बोला, इसका मतलब तुम कुछ काम नहीं करते, तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। सोनिया भी एक तरफ सहमी सी खड़ी थी। सोनिया की आंखों में पानी था। फिर उसके पापा बोले, क्योंकि लड़के तुम मुझे पसंद आए, तो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें मेरी एक शर्त को मानना पड़ेगा। मैंने भी फट से कह दिया, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है सर। फिर वो बोले, तो शर्त कुछ इस प्रकार है, तुम्हें 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए कमाने हैं। अगर तुम 1 साल में इतने पैसे अपनी मेहनत से कमा लेते हो तो मैं तुम दोनों की शादी खुशी खुशी करवा दूंगा। अब उनकी ये बात सुनकर मैंने भी पूरे जोश के साथ कह दिया, सर, आप 1 साल की बात कर रहे हैं, मैं 5 लाख रुपए 6 महीने में ही कमा लूंगा, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं और 80-90 हजार रुपए महीना की नौकरी आराम से मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा, अगर तुम शर्त को जल्दी पूरा कर लेते हो तो शादी जल्दी हो जाएगी। मैंने भी कह दिया, आप शादी की तैयारियां कीजिए, मैं अब आपसे 6 महीने के बाद ही मिलूंगा। और आज 6 महीने हो चुके हैं। 5 लाख तो क्या, 5 रुपए भी नहीं कमाए। इसलिए अब ये फैसला कर लिया है मैंने कि इस पुल के ऊपर से ट्रेन के सामने कूदकर मैं अपनी जान ले लूंगा। मैंने सोच लिया है, इस ट्रेन के करीब आते ही मैं ऊपर से इसके सामने कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। अबे यार, ये भी चली गई। अगली वाली के आते ही कूद जाऊंगा। शिट यार, हिम्मत ही नहीं हो रही।
इतना डर लग रहा है, लोग कैसे इतनी आसानी से सुसाइड कर लेते हैं। अब मैं पक्का कूद जाऊंगा। मैंने भी मन बना ही लिया था। जैसे ही मैंने अपना एक पैर हवा में लटकाया तो मेरे कानों में जोर से आवाज आई, रुक जा। मैंने जल्दी से अपना पैर वापस पीछे खींच लिया और कहा, भगवान मुझे मत रोको, मर जाने दो मुझे, अब नहीं जीना मुझे मेरी सोनिया के बिना। फिर आवाज आती है, ओ भगवान के प्यारे, इधर तेरे पीछे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी हाथ में शराब की बोतल लेकर खड़ा था। वो बोला, पिछले 2 घंटे से तेरा ये ड्रामा देख रहा हूं, तेरे बस की नहीं है कूदना, भाग जाए यहां से। तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है मरने का, तू क्या मरेगा। मैंने बोला, मरने का कॉन्फिडेंस? उसने कहा, हाँ, मरने के लिए पहले कॉन्फिडेंस चाहिए मरने का। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो सुसाइड नहीं कर सकता। मैं भी पिछले 1 साल से सुसाइड नहीं कर पा रहा, रोज शराब पीकर यहां आ जाता हूं, क्या पता मन बन जाए। मैंने कहा, भाई तुझे क्यों मरना है? वो बोला, मैंने इंजीनियरिंग में टॉप किया था और मैं जॉब भी टॉप क्लास की ही चाहता था, जो मुझे मिली नहीं और उससे नीचे लेवल की मैंने करी नहीं। फिर क्या था, मैं भी आ गया यहीं जहां आज तू खड़ा है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई अपनी जान लेने की। तब मैंने जाना कि मरने से पहले मरने के लिए मूड बनाना पड़ता है, यानी कि कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। आज तक वही कर रहा हूं। उस शराबी की ये बात सुनकर मैं दंग रह गया। अब मैंने भी सोच लिया था कि सबसे पहले मरने से पहले कॉन्फिडेंस लाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। फिर मैं नीचे उतरकर पास के ही रेलवे स्टेशन आ गया। कुछ पल बाद एक ट्रेन भी आ गई और मैं उस ट्रेन में जाकर बैठ गया, ये सोचकर किस्मत मुझे जहां ले जाना चाहती है ले जाने दो, वहीं से शुरुआत करेंगे मरने का मूड बनाने की। और मैं ट्रेन में चढ़ गया। सुबह से शाम हो चुकी थी। मेरी आंखें अचानक खुली और मैंने देखा, अरे ट्रेन सुबह से अभी तक चल रही है। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी स्टेशन आएगा मैं वहां उतर जाऊंगा। सारा दिन हो गया यार ट्रेन में चलते चलते। थोड़ी देर बाद ब्रेक लगने की आवाज आई। मैं देखता हूं कि एक स्टेशन करीब आ रहा है। जैसे ही वो स्टेशन करीब आया तो मैंने देखा वो स्टेशन कम खंडर ज्यादा लग रहा था, और स्टेशन का नाम मैंने देखा तो मैं घबरा गया। पता है क्या नाम था उसका? पाताल। बताओ, पाताल कोई स्टेशन का भी नाम रखता है? फिर मैं वहां से आगे की तरफ चल दिया। अब सूरज के छिपने का वक्त हो चुका था, अंधेरे ने अपनी दस्तक दे दी थी और मैं एक कच्चे रास्ते पर चलते चले जा रहा था। तभी पीछे से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और मेरे पास आकर रुक गई। वो गाड़ी एक जनरेटर की मदद से बनाई गई थी, जिसे हम जुगाड़ के नाम से भी जानते हैं। उसमें पहले से ही 3-4 लोग बैठे थे। ड्राइवर मुझसे कहने लगा, अरे भाई कहाँ जाना है, आकर बैठ जा। मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तभी वो बोला, ये गांव को जाने वाली आखिरी गाड़ी है, इसके बाद सवेरे ही गाड़ी मिलेगी और रात में जंगली जानवरों का भी खतरा है। शेर यहाँ खुलेआम शिकार किया करते हैं। शेर का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं जल्दी से उसके बराबर वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी चला दी।
कुछ देर बाद ड्राइवर मुझसे बोला, अरे भाई, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, शहर से आए हो क्या? मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। फिर वो बोला, हमारे गांव से शहर में काम करने के लिए लोग जाते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं, फिर कभी लौट कर नहीं आते। यह बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी और मैं उससे पूछ बैठा, क्या उन्हें यहाँ पर कोई काम नहीं मिलता? वो बोला, नहीं भाई, इस गांव के अंदर लगभग सारे नौजवान लोग यहाँ से जा चुके हैं। कुछ लोग शहर जाकर शहर के ही हो गए और कुछ लोग दूर शादी करके ससुराल में जाकर बस गए। वैसे आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, कौन हो तुम और नर्क में क्यों आए हो? मैंने कहा, नर्क? वो बोला, हाँ, इस गांव का नाम है नर्क। मैं तभी सोच में पड़ गया कि हमारी किस्मत भी कितनी अजीब होती है। जहां मरने के बाद जाना था वहां हमारी किस्मत जीते जी लेकर आ गई। तभी ड्राइवर बोला, क्या हुआ भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं? यहां क्यों आए हो और क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पलटकर उससे ही सवाल पूछ लिया कि तुम्हारा क्या नाम है? वो बोला, मेरा नाम कासिम है और मैं इस नर्क में ही रहता हूं अपने पूरे परिवार के साथ। मैंने उससे कहा, जब सभी लोग यहां से जा रहे हैं तो तुम क्यों रुके हो यहां? फिर वो बोला, मेरे अलावा इस गांव में और कोई नहीं है जो इस तरह सवारी ढोने का काम करता है, इसलिए यह मेरी कमाई का साधन है और कम खर्च के साथ मेरा घर अच्छा चल रहा है। तभी उसने बोला, आप कुछ अपने बारे में बताइए साहब, क्यों आए हो यहां हम अधमरे लोगों के बीच? मैंने कासिम को बताया, मेरा नाम विकास है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं। मैं गया तो खुदकुशी करने था, पर जिस ट्रेन के सामने कूदना था मेरी किस्मत ने उसी ट्रेन में मुझे बिठाकर यहां पर पटक दिया। यह बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ठीक जगह आए हो साहब, नर्क में आपका भी स्वागत है। और फिर हंसते हंसते वो गांव के अंदर पहुंच गया। फिर वो सारी सवारियां उतार कर मुझे अपने घर ले गया जहां उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, बीवी और 2 नन्हे मुन्ने बच्चे रहते थे। हमारे वहां जाते ही खाने की प्लेट तैयार थी। खाना खाने के बाद एक कमरे में जाकर हम बात करने लगे। कासिम बोला, साहब, यहां हम आपको भूख से मरने तो नहीं देंगे, कुछ और तरीका सोच लो मरने का। और वो ठहाके लगाकर हंसने लगा। मैं भी मुस्कुरा गया, पर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं सोच में डूबा था कि तभी कासिम से रहा ना गया और मुझसे पूछ बैठा, साहब किस सोच में पड़े हैं? उसकी ये बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। वो कहने लगा, आज आप आराम से सो जाओ, कल मैं पूरे गांव को आपसे मिलवाता हूं। फिर वो वहां से चला गया। मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा कि शहर की भागा दौड़ भरी जिंदगी में और पैसा कमाने के लालच में लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं, रिश्ते तो बहुत दूर की बात। और ये लोग हैं कि एक अनजान को भी किसी अपने से भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। मैंने सोच लिया था, मुझे अगर मौका मिला तो इनके लिए जरूर कुछ करूंगा। और ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। सुबह मेरी आंख खुली, घर के बाहर ना जाने कैसा शोर मचा हुआ था। कासिम भी घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, ये सब लोग कहां भागे जा रहे हैं? वो बोला, आज एक और किसान की बलि चढ़ गई, सब लोग उसे ही देखने जा रहे हैं। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे, जब वो नहीं चाहती कि इस जगह कोई खेती ना करे तो क्यों अपनी मौत को बुलावा देते हैं। तभी मैं पूछ बैठा, कौन नहीं चाहती? कासिम भाई, आखिर कौन है इस मौत के पीछे? अगर इस मौत के पीछे का कारण
आपको पता है तो पुलिस क्यों नहीं बुलाते? वो बोला, साहब पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर सकती। मौत है वो मौत, और मौत से सब डरते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।